नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में 1 और 2 जुलाई को C20 2023 समिट होने जा रहा है। G20 के एक हिस्सा है C20। इसके अंतर्गत सिविल सोसाइटी का एक आधार है जिसमें हम देश विदेश में समाज का हर समस्याओं के बारे में बताते हैं। इसके अंतर्गत 16 वर्किंग ग्रुप है। 16 वर्किंग ग्रुप में सेवा वर्किंग ग्रुप अन्य 15 ग्रुप में से अहम है। इस ग्रुप को अमृतानंदमयी अम्मा लीड कर रही हैं। इसका उद्घाटन पानीपत में हुआ था। अभी तक इसके माध्यम से 57 बड़े कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अन्य 15 ग्रुप की बात करें तो करीब 2 लाख कार्यक्रम किए जा चुके हैं। 2 दिवसीय समिट में 21 देशों के करीब 400 पार्टिसिपेटर करेंगे। 4 देशों के एम्बेसडर भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 8 प्लानिंग सेशन भी होंगे। हर सत्र में 3-4 वक्ता होंगे। कुल 20 सेवा योगी सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें MP के 8 सेवा योगी सम्मिलित किए जाएंगे। G20 की जो परिषद भारत में संपन्न हो रही है और उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। पूरे 1 साल भर ये सिलसिला चल रहा है। उसी के साथ साथ कई एंगेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें भी हो रही है और ऐसे लगभग 17-18 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। महिलाओं के लिए W20 है, युवाओं के लिए Y20 है। उसी तरीके से जो नागरिक समाज जिसको हम बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, उसके लिए C20 नाम का एक एंगेजमेंट ग्रुप बहुत पहले से बना है, जब से G20 शुरू हुआ है। जैसे G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, वैसे C20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है और प्रसिद्ध सामाजिक और आध्यात्मिक नेत्री माता अमृतानंदमयी देवी इसकी अध्यक्षा है और उनके मार्गदर्शन में C20 का कार्यक्रम और उनकी गतिविधियां चल रही है। उसी के तहत सेवा के विषय को लेकर सेवा, फिलॉन्थ्रफी एंड वॉलंटरिज्म, इसका मतलब सेवा, थोड़ा जिसको हम परोपकार की भावना कहते हैं वो भावना, और साथ ही साथ स्वेच्छा कार्य, वॉलंटरिज्म, स्वयं सेवा, इन सारे विषयों को लेकर 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस कल से भोपाल में हो रही है। कल उसका उद्घाटन सत्र होगा। उसके बाद विभिन्न उप विषयों पर चर्चाएं होगी और अंतिम दिन यानी 2 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका समापन करेंगे। मुख्य रूप में इसमें 21 देशों के, अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं तो बांग्लादेश, इथियोपिया, अफगानिस्तान, तांजानिया, फिजी, लोसोथो, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, गयाना, कजाकिस्तान, ऐसे विभिन्न 21 देशों के लगभग 40 प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं और भारत के भी लगभग 250 प्रतिनिधि इसमें सहभागी हो रहे हैं। और जो भी हमारे देश का सेवा का क्षेत्र है, जिसमें स्वैच्छिक संस्थाएं भी है, जिसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, कुछ जन आंदोलनों में जुड़े हुए लोग हैं, ये सारा नागरिक समाज इस विषय को लेकर इस मंथन में सहभागी हो रहा है। सर, राहुल कांग्रेस द्वारा गौरक्षकों के सम्मेलन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। कमलनाथ ने गौशालाओं को बड़े सेठों को बेचने का षड्यंत्र किया था। मंत्री सारंग, केरल में कांग्रेस नेताओं ने खुलेआम गौमांस खाकर हिंदुओं को उद्वेलित करने का काम किया था। मंत्री सारंग, कांग्रेस और कमलनाथ यह स्पष्ट करें कि गौमांस खाने के मामले में उनका स्टैंड क्या है। मंत्री सारंग राहुल और प्रियंका गांधी शपथ के साथ यह बताएं कि क्या वो गौमांस खाने का विरोध करते हैं। इसके बाद ही उनकी गौमाता के प्रति श्रद्धा स्पष्ट होगी। गौरक्षकों की एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। अब देखिए, ये वही कांग्रेस और कमलनाथ जी हैं जिन्होंने गौशाला को बड़े बड़े सेठों के हाथ में बेचने का षड्यंत्र किया था। ये वही कमलनाथ जी हैं और वही कांग्रेस है जिनके नेता खुलेआम केरल में, और कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम सड़क पर गौमांस खाकर हिंदुओं को उद्वेलित करने का काम किया था। सबसे पहले कमलनाथ और कांग्रेस इस बात को तो स्पष्ट कर दे कि गौमांस खाने के मामले में उनका स्टैंड क्या है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ के साथ ये बात जनता को बताएं कि क्या वो गौमांस खाने का विरोध करते हैं, वो बता दें। उसके बाद उनकी गौ माता के प्रति क्या श्रद्धा है, उजागर होगी। अध्यक्ष जी ने, एक सेकंड फिर से सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें संकल्प दिया है और ये बात सही भी है कि अब
नवंबर में कमलनाथ जी का चैप्टर समाप्त होने वाला है। कांग्रेस का चैप्टर मध्य प्रदेश से समाप्त होगा। हमने 10 साल दिग्विजय सिंह का काला राज भी देखा। मध्य प्रदेश का बंटाढार किया दिग्विजय सिंह ने, और 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो करप्शन स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने केवल करप्शन किया, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और हवलदार से लेकर डीजी तक हर जगह भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। जनता के कल्याण की हर योजना को बंद कर दिया कमलनाथ ने। विकास के हर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया कमलनाथ जी ने। इस मध्य प्रदेश में हाहाकार की स्थिति बनाने वाले कमलनाथ का चैप्टर अब नवंबर में समाप्त होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि कमलनाथ और कांग्रेस अब मध्य प्रदेश के लिए गॉन केस हो गई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को भाजपा आला कमान द्वारा दिल्ली तलब किए जाने और मिनिस्टर इन वेटिंग से हटाए जाने को आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत जताया। उन्होंने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह से भाजपा आला कमान ने तो किनारा कर लिया है। ये आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी मंत्री भूपेंद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में लगातार मुखर थी और प्रदेश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला और सागर में मंत्रियों की छिड़ी राय के मामले में विवादों में घिरे मंत्री भूपेंद्र सिंह से पार्टी आलाकमान ने तो किनारा कर लिया है। भूपेंद्र सिंह को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में तलब किया और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उन्हें मिनिस्टर इन वेटिंग से भी हटा दिया गया। मगर सवाल यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किनारा कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी भूपेंद्र सिंह मंत्री बने हुए हैं। आखिर मंत्री पद से उनका इस्तीफा कब होगा? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोग कहते सब हैं कि हम ये करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम स्कूल पे काम करेंगे, हम ये बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे, मगर करता कोई नहीं है। जो करता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। उनकी इस विचारधारा से, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। लोग कहते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी करती है, उनका काम बोलता है। सो बस यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं दिल से आना चाहती थी कि नहीं मैं आऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक आम इंसान समझती हूँ। मैं खुद एक आम आदमी हूँ और आम आदमी तो आम आदमी के साथ ही रहता है, जुड़ता है। और कहते हैं कि एक प्रकृति जो है, प्रकृति के भी कुछ संकेत होते हैं। प्रकृति हिमांशु वागद्रे ऑल इंडिया आईपीएससी टूर्नामेंट में नैनीताल से गोल्ड मेडल जीतकर भोपाल आने पर रानी कमलापति स्टेशन पर उनका स्वागत बैतूल के माटी का लाल एक छोटे से ग्राम गुड़खेड़ जिला बैतूल का नाम रोशन किया था। द संस्कार वैली स्कूल के लिए एक गोल्ड मेडल जीतकर भोपाल मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया। हिमांशु के कोच सतीश जाटव सर के द्वारा जानकारी मिली है कि इसी के साथ हिमांशु का ताइक्वांडो नेशनल SGFI 2023-24 के लिए चयनित हुआ। हिमांशु के परिवार में उनके माता पिता डॉक्टर अलकेश, डॉक्टर प्रतिभा वागद्रे, उनके चाचा अरुण अश्वनी वागद्रे, दादा दादी महादेव जी वागद्रे और साथ में वैष्णवी, तेजस, तन्मय, लक्ष्य तथा परिवार की तरफ से उनको बड़े पापा सचिव धनराज प्रकाश, एडवोकेट कमलेश राजकुमार वागद्रे, मानवाधिकार के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी, रमेश मकोड़ी, वासुदेव बर्डे जी, राजू वागद्रे, कमलेश, मनोज और साथ में कई लोगों ने उनका ढोल धमाके के साथ रानी कमलापति स्टेशन पर जाकर स्वागत एवं सम्मान किया। इधर इसके
के संस्था में राष्ट्रीय सचिव जी श्रीकांत अवस्थी जी, वो यहाँ आज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ संदेश भेजा हुआ। सर, मैं मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी जी की तरफ से 2 शब्द कहना चाहूँगा कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हर कहीं है। उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी असीम कृपा है कि वो जहाँ होते और जहाँ नहीं होते वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। उन्होंने बेटे के लिए बहुत सारा संदेश दिया है और ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की है कि यह देश का नाम और परिवार का नाम रोशन करे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप चाची हो, राज कमला की सूचना पूछो, भतीजा शानदार स्वागत किया, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बेटा बोर्ड लेकर आया है, इसलिए हम लोग सब लोग उसका वेलकम करने यहाँ पे रानी कमलापति पे आए हैं। चाची जी मात्र समान होती है, भरपूर प्यार इसमें मिलता है? जी बिल्कुल, बहुत भरपूर मिलता है। आज कैसे वो लगा? मेरा आशीर्वाद लेने आया था। वो बोल रहा था कि मैं काको में जा रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा कि गोल्ड जीत कर आना बेटा, तो वो सच में आज साबित हो गया कि वो गोल्ड जीत कर आया। आपने दिल से दुआ दी और गाली के सर में सुनी। सर, इसके चाची ने गुड़ खिलाए जाते जाते और गोल्ड जीत गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है, माँ की जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें अच्छा रहता है। बच्चे को आपकी गोल्ड मेडल जीता है। इसमें क्या है, इसमें तो ऊपर वाले की कृपा और उनकी मेहनत है बच्ची की। उसका रुझान जिस तरफ था उस तरफ मेरे जाने और बस उसी के ऊपर वाले की कृपा से और उसकी मेहनत से आज वो गोल्ड जीता है। कहा जाता है माँ पहला गुरु होता है, वो जो शिक्षा देती है बच्चे शुरू करते हैं, क्या ये बात आप सब साबित होती है? बिल्कुल, तो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई नहीं बदल सकता। कैसा लग रहा है आज आपके बच्चे पूरे? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बस हम तो ये चाहते हैं कि वो ऐसे ही परिवार में नाम रोशन करे। मैं वासुदेव बर्डे इंडियन आर्मी से हूँ। ये मेरा भांजा है और बड़ी खुशी होती है इस प्रकार से अगर कोई करते हैं, खासकर परिवार से, तो बहुत अच्छा लगता है। सर, आप देश सेवा में समर्पित हो, बच्चा भी इसी लाइन पे चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे देश को काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति मिलते हैं, नौजवान जो गेम के थ्रू अगर कोई ऐसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। सर, आज आपके भतीजे नहीं था, से आया, किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ से हिमांशु को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो नेशनल ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीत के आए नैनीताल से, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे बैतूल वासियों के लिए, हमारे गुंजर वासियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा जो कि एक नेशनल ताइक्वांडो से गोल्ड मेडल जीत के लाया। ये हमारे घर का पहला गोल्ड मेडल है। इसके पहले भी अहमदाबाद से उसने एक सिल्वर मेडल जीत के आया था, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में यह नेशनल गेम हुआ था। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी खुशी जानना है सर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और खुशियाँ वो जो होती है जो बच्चे करके निकल जाए, जो बच्चे सामने दिख रहा है भविष्य जिनके कंधों पे आने वाला है, और आज से अभी से उन्होंने गोल्ड मेडल जीतना चालू कर दिया, तो इसका मतलब हमारी बधाइयाँ बहुत बहुत है उसके साथ में, बहुत सारी और ढेर सारी इसके साथ शुभकामनाएं कि आगे पूरे देश का, पूरे गांव का, हमारे गुनखेल गांव का, हमारे बैतूल गांव का, हमारे बैतूल शहर का और भोपाल शहर का, इंडिया का नाम रोशन करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं अरुण वागद्रे, वैष्णवी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी भोपाल। थैंक यू। सर, आज आपका बेटा इसलिए किससे लेकर मध्य प्रदेश लेकर आया, रानी कमलापति से बहुत शानदार स्वागत किया है। बेटे का सिलेक्शन पर मुझे बड़ा गर्व हुआ था और वो ऑल इंडिया IPSC कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत के लाया है। इसके लिए हमारा पूरा परिवार और पूरा गांव, हमारा गांव गुनखेल और बैतूल शहर और हमारे सारे रिश्तेदार सब लोग बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, सब गर्व महसूस कर रहे हैं और हम उसे दिल से बधाइयाँ देते हैं। वो आगे भी ऐसा ही उपलब्धि हासिल करते रहे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किस प्रकार आपने मेहनत करनी चाहिए? मेहनत वो स्वयं बहुत ज़्यादा करता है और उनके कोच का भी बहुत अहम योगदान है इसमें। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और वो स्वयं ही इतनी मेहनत करता है ताकि कहीं ना कहीं वो जो चाहता है वो कर पा लेगा। मैं डॉक्टर अलकेश स्वागत आर्मी से हमारी आज गोल्ड मेडल जीता है, स्टेशन पे आपका स्वागत किया है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आगे भविष्य में क्या प्लान करेंगे? नाम बताओ। कि मैं और अच्छा खेल पाऊँ और ज़्यादा देश के लिए कुछ कर पाऊँ और देश के लिए। हिमांशु, ये आप इतनी बहुत कम उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका श्रेय किससे जाता है? पापा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कसा कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा तंज। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा जी को शर्म आनी चाहिए, गांव देहात के लोगों को अपमानित करना ठीक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने
अपने पद और आचरण के अनुरूप जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, शायद उस शैली को किसी ग्रामीण क्षेत्र का पार्षद भी उपयोग में नहीं लाता है। झूठ परोसना हो तो आप परोसिए, कोई मनाही नहीं है। झूठ परोसने का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। मगर झूठ को जिन भाषा में आप परिभाषित कर रहे हैं वह आपके मानसिक, वैचारिक और पार्टी के निम्न स्तर को दर्शा रही है। मैं आभारी रहूंगा कि जेपी नड्डा साहब ये बता दें कि कमलनाथ जी की सरकार में कारगिल से संबंधित किस पाठ्यक्रम को हटाया गया था, और यदि नहीं हटाया गया होगा तो क्या जेपी नड्डा जी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे? मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे हिमाचल, जो उनका गृह प्रदेश है, उसको निपटा कर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी इज्जत तो भारतीय जनता पार्टी के रहने जाने दें। अभी 60 सीटें आ रही हैं, वो 40 पर लाकर खड़ी कर देंगे नड्डा साहब अपने भाषणों से। आज गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 60 गैलेक्सी सिटी और लक्ष्मी परिसर के कॉलोनी के निवासियों ने स्थानीय पार्षद और विधायक के हताश होकर अपनी समस्याओं को आवाज देने के लिए कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला को बुलाया। गैलेक्सी सिटी कॉलोनी के वासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में नगर निगम द्वारा आंख बंद कर कॉलोनियों की परमिशन दी गई, जबकि उन्हें रोड, स्ट्रीट लाइट, सीवेज निकासी हेतु सीवेज लाइन की व्यवस्था करने के बाद ही परमिशन देनी थी। मास्टर प्लान की 200 फीट की रोडों को दिखाकर बिल्डरों ने मोटे दामों पर लोगों को मकान बेचे हैं। गैलेक्सी सिटी के निवासियों ने अवगत कराया कि गैलेक्सी सिटी सौम्या ग्रीन में सीवेज की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे टैंक फुल होने पर सीवेज रोड पर बहता है और यह स्थिति बरसात के दिनों में भयावह हो जाती है। नरेश जादौन जी हैं, बहुत सक्रिय और पब्लिक की आवाज़ उठाने वाले। मैं कुछ बातें बताना भूल भी गया था, आपको उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि 50 साल से स्ट्रीट लाइट की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका नगर निगम, आपका महापौर, आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, आपका, उसके बाद भी लोग इतनी समस्या जो, अब तो आप इल्जाम भी नहीं ले सकते कि उस पार्टी की सरकार, उस पार्टी का विधायक, उस पार्टी का पार्षद है, सब कुछ आपका, उसके बाद विकास नहीं हो रहा। विकास तो जब रुकता है जब विधायक कोई दूसरी पार्टी का हो, महापौर दूसरी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का हो, तो विकास नहीं हो रहा। अभी तो सब कुछ आप ही का, उसके बाद विकास नहीं हो रहा। ये झलावा और झूठ की जो सरकारें चल रही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ नाटक नोटंकी करके, झूठ बोल के पब्लिक को छल रहे हैं। तो पब्लिक अब जागृत हो चुकी है। हम लोग आपको फिर बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आने वाला समय हम पब्लिक के साथ जन आंदोलन करेंगे, हमारी जनता की आवाज़ उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी को ये बताएंगे कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। साथियों, आज हम सभी कॉलोनी वासी गैलेक्सी सिटी से, ईडन गार्डन से, सौम्या ग्रीन से, लक्ष्मी परिसर से, ये पूरा हम ये छला हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि सिर्फ टैक्स के लिए हमें नोटिस दिया जाता है, तब हमको नोटिस किया जाता है। वो नोटिस नहीं दिया जाता, सिर्फ हमको नोटिस तभी किया जाता है जब उनको पैसे की जरूरत होती है। जब हमारी सुविधाओं की बारी आती है तो न हमारे पास रोड है। आप ये अवधपुरी का पूरा क्षेत्र देख ले, गोविंदपुरा सबसे पिछड़ा विधानसभा है और उसमें अवधपुरी क्षेत्र गोविंदपुरा में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अवधपुरी में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, हम लोगों ने आंदोलन किया था तो सिर्फ वो स्ट्रीट लाइट लगी है और पूरे अवधपुरी क्षेत्र में आप जितनी रोडों पे जाओगे अंधेरे में आप जा रहे हैं, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। आप रोड देखते हो, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब आप 50 साल से आपका शासन से, 5 साल से वर्तमान विधायक हैं, तो चुनाव से 2 महीने पहले, बरसात से 1 महीने पहले आप रोड का काम क्यों चालू कर रहे हैं? आपकी केंद्र यहाँ से त्रिस्तरीय सरकारें हैं, आपका नगर निगम में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, फिर भी आप विकास के लिए चुनाव से पहले का बाट क्यों जोते रहते हैं? आपको विकास करना था, आपको जनता की चिंता थी, तो आपको पहले ही ये विकास की समस्या आनी नहीं चाहिए थी। गोविंदपुरा में सबसे कम विकास हुआ है। इस बार गोविंदपुरा की विधानसभा की मतदाता लोगों मूड बना के बैठा हुआ है कि सबक सिखाएगा। धन्यवाद। गोविंदपुरा विधानसभा का आपने दौरा किया, समस्या आपको? मैं गोविंदपुरा में गिरनार सिटी, गैलेक्सी सिटी, लक्ष्मी परिसर, बीडीए के बाद जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, यहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। पिछले 50 साल का विकास हमने देखा। आज पिछले 50 साल से एक ही परिवार को जो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जिताया, उसका विकास आज हम देख के आए। हमारे साथ
क्षेत्र की माता शक्ति भी खड़ी हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं। नर्मदा जी का जल जो पिछले 20 साल पहले माननीय जी ने बोला था कि पूरे भोपाल में नर्मदा जी जल पहुंचाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है नर्मदा जी के जल की है। सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलोनियों में नाली की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोड तो है ही, रोड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी 10 दिन पहले इसी रोड पे 2-3 एक्सीडेंट हुए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे, बड़े आंदोलन हुए। उसके बाद ये रोड पे मिट्टी डलवा दी गई है। जो गैस लाइन जो डाल रहे हैं और खोद के पूरा रोड को खराब करके जा रहे हैं, वो भी सब बारिश में बहुत परेशानी है। बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए लोकल यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उसी को हम देख के यहाँ पर आज मैं सभी को ये वादा भी कर रहा हूँ कि आप लोग हम सब मिलके एक आंदोलन करेंगे बड़ा नर्मदा जी के जल के लिए आने वाले समय में। और मैं वादा भी करके जाता हूँ, कभी हमारी पार्टी की सरकार आती है और हमारे लोग यहाँ जीतते हैं तो हम आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी से, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी से जो घोषणा पत्र उसमें ये चीज़ जुड़वाएंगे कि पूरे भोपाल नहीं, पूरी विधानसभा गोविंदपुरा हो या भोपाल क्षेत्र का जो भी मुद्दा है, मेन मुद्दा नर्मदा जी का जल है। जो विकास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि पूरे भोपाल में नर्मदा जल घर घर जाएगा, जो अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाया है। ये झूठे वादे, जो विकास यात्राएं निकाली गई, ये सब झूठे वादे से हम रूबरू हो रहे हैं। जनता से हमें जो बता रही है, रूबरू होके गोविंदपुरा में मैं वादा करता हूँ लोगों से, कभी हमें मौका देते हैं, पार्टी को मौका देते हैं तो हम आने वाले समय में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जितनी भी समस्या उसको बढ़ चढ़ के सबसे पहले उन समस्याओं को निदान करेंगे। तो निरंतर आप गोविंदपुरा में दौरा कर रहे हैं, अभी यात्राएं भी धार्मिक आपने निकाली है, अभी आगामी कौन सी यात्रा आपकी आने वाली? परसों फिर मैं 700 महिलाओं को लेके नर्मदा जी स्नान और सलकनपुर माता जी के दर्शन पे जा रहा हूँ। ऐसे 9 चरण में, हर वार्ड से 2 वार्ड हर चरण में मैं लेके जा रहा हूँ। ये धार्मिक यात्राएं मेरा ले जाने का मकसद ये रहा कि हम महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक हों, धर्म का लाभ लें। ऐसा नहीं है कि धर्म में किसी एक ही व्यक्ति का या एक ही पार्टी का। धर्म में भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू, सभी के लिए धर्म है। कोई भी आदमी धर्म के प्रति कितना आश्वस्त है, कितना आस्था रखता है, मैं ये सब बताना चाहता हूँ। मैंने भी नर्मदा जी की पूरी पैदल परिक्रमा की है, तो मैं बहनों से भी ये वादा करता हूँ कभी मौका मिलता आने वाले समय में हमें, तो मैं यहाँ नर्मदा जल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी करूँगा और नर्मदा जल हम लाएंगे। हमारी पार्टी सरकार आती है तो घर घर नर्मदा जी का जल का वादा हम करेंगे और जो निभाएंगे भी। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत में स्व सहायता समूह की बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर वाले भारत के सपने को साकार करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए 2 स्व सहायता समूह की तकरीबन 14 बहनों ने मिलकर खुद का रोजगार स्थापित किया है। स्व सहायता समूह की इन बहनों ने गाँव में ही दीदी कैफे के नाम से एक कैंटीन खोली है। गाँव में दीदी कैफे खोलकर इन बहनों ने साबित कर दिया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। स्व सहायता समूह की बहनें बन रही आत्मनिर्भर स्व सहायता समूह की बहनों ने के द्वारा दीदी कैफे का संचालन आज से शुरू कर दिया है। इस कैफे का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक दिव्यराज सिंह ने फीता काट कर किया है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में स्व सहायता समूह की बहनों ने आज से दीदी कैफे का संचालन शुरू किया है, उस समूह की बहनों की दीदी कैफे का संचालन शुरू किया है। उसके लिए क्षेत्रीय विधायक दिव्यराज सिंह ने भी उनकी सहायता की है। नमस्ते सर, मेरा नाम अंजू गुप्ता है और मैं सरस्वती समूह से जुड़ी हुई हूँ और मेरे मिशन संस्था का नाम है जागृति महिला सहयोग संस्थान जवा बरेली और इसके नोडल श्रीमती किरण सिंह है। और मैं सबसे पहले समूह में जुड़ी हूँ और समूह से मैं जुड़ी और आस पड़ोस में महिलाओं को जोड़ी हूँ और मैं समूह में जुड़कर छोटी छोटी राशि लोन के रूप में लेकर छोटी छोटी गतिविधि करके आज मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। और इस जो समूह के जुड़ने के बाद आगे बढ़ी और इस आजीविका दीदी कैफ़े को चलाने के लिए हमें श्रीमती किरण सिंह के मार्गदर्शन द्वारा बहुत सारा सहयोग मिला है, जो मैं आज इस संस्था को, इस कैफ़े को चलाना चाहती हूँ और आगे बहुत बढ़ाना चाहती हूँ। आपको मतलब इस कैफ़े चलाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमको इस कैफ़े को चलाने के लिए हमारे ग्राम प्रभारी श्रीमती किरण सिंह है, उनके मार्गदर्शन से ये सब कार्य करने को मिला है। इससे पहले आजीविका मिशन जुड़ने से पहले आप क्या करती थी? आजीविका मिशन में जुड़ने के पहले मैं घर में सिर्फ झाड़ू बर्तन खाना बनाती थी, बस घर में रहती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी। मुख्यमंत्री की इस योजना से आप मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना कि जैसे हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया, ऐसे हर शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी दीदियों को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दें। और मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो महिलाओं को आगे बढ़ने का इतना बड़ा सहयोग दिया, आगे बढ़ने उनको मौका मिला।
आगे की क्या सोच रहेगी आपकी? आगे हमारी ऐसे जैसे हम मिशन में जुड़कर इतना आगे बढ़े और मैं खुश हूँ, ऐसे हमारी सारी दीदियाँ आप समूह में जुड़कर तमाम गतिविधियाँ करके आगे बढ़ें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।